हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में अध्ययन किया था। उसके उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की विजयों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उसके राजस्व संबंधी सुधारों का, उसके सैनिक सुधारों का और उसके आर्थिक सुधारों का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों में उसके राजस्व सुधार और सैनिक सुधारों को शामिल किया जाता है। अलाउद्दीन के शासनकाल के शुरुआती 10 वर्षों में भारत पर लगातार मंगोल आक्रमण हुए, जिसकी वजह से उसे एक शक्तिशाली स्थायी सेना की आवश्यकता महसूस हुई। इस शक्तिशाली सेना के लिए कोष की जरूरत थी और इस सरकारी कोष को भरने के लिए उसने अनेक राजस्व संबंधी सुधार किए ताकि जो है राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों का अध्ययन करने से पहले हम उसके राजत्व सिद्धांत को समझते हैं। अलाउद्दीन निरंकुश राज सत्ता में विश्वास करता था। वह सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, अर्थात वह राजत्व में देवत्व का वास मानता था। वो मानता था कि राजा जो है, शासक जो है, अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अलाउद्दीन ने जो है उलेमाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी। उसने उलेमाओं पर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित किया। तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग रखा था। अलाउद्दीन कहा करता था कि मैं नहीं जानता कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसी की आज्ञा देता हूँ। कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं ये नहीं जानता। तो इस प्रकार अलाउद्दीन जो है निरंकुश राज सत्ता में विश्वास करता था। हम बात करेंगे अलाउद्दीन के राजस्व और सैनिक सुधार। अलाउद्दीन ने जो राजस्व सुधार किए उनका मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि करना था। उसने जो है हिंदू काल से चली आ रही राजस्व व्यवस्था का नए सिरे से पुनर्गठन किया। इससे पहले के जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने हिंदू काल से आ रही राजस्व व्यवस्था को ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने जो है सर्वप्रथम इस राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि करना था, किसानों के हितों का संरक्षण करना नहीं था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों के बाद में किसानों को भूमि कर का 50% कर के रूप में देना पड़ता था। इससे पहले जो है किसानों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, उन्हें केवल भूमि कर का 1/3 हिस्सा भी राज्य को देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों से किसानों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ववर्ती दिल्ली सुल्तानों के द्वारा अमीरों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को जो भूमि अनुदान दिए हुए थे उनको उसने रद्द कर दिया और इनकी भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया, राज्य में मिला लिया गया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। अलाउद्दीन का दूसरा राजस्व सुधार ये था कि उसने जो अधिकारी थे गांव में, खुद मुकद्दम और पटवारी, इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इन लोगों को ये कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे वो अपनी भूमि पर कोई भूमि कर नहीं देते थे, इससे वो मुक्त थे। इसके अलावा वो भूमि कर का कुछ भाग जो है मेहनताने के रूप में अपने पास में रख लेते थे। इसके अलावा जो ये अधिकारी हैं वो किसानों से भूमि कर के अलावा और भी थोड़ा बहुत धन वसूल कर लेते थे। तो इन विशेषाधिकारों को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण सुधार किया वो ये था कि उसने जो है वैज्ञानिक तरीके से भूमि की पैमाइश करवाई और उसके आधार पर फिर भूमि कर निर्धारित किया। इस समस्त भू राजस्व की वसूली, जांच और प्रबंध के संबंध में विचार करने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए एक नया विभाग दीवान मुस्त खराज स्थापित किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों। अलाउद्दीन के समय लगातार भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे।
दूसरी तरफ वो अपना साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता था। इन दोनों के लिए ही उसे सुसंगठित और विशाल सेना की जरूरत थी और इन बातों को ध्यान में रखकर उसने प्रचलित सैन्य व्यवस्था में अनेक सुधार किए। अलाउद्दीन ने पहला सैनिक सुधार ये किया कि उसने जो है केंद्र के द्वारा सैनिकों की सीधी भर्ती शुरू की और ये काम जो है आरिज मुमालिक को दिया गया, दीवान आरिज जिसको बोला गया। इससे पहले सेना के संबंध में इक्तेदारी की प्रथा थी। इक्तेदारों को जो है सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना को युद्ध के समय केंद्र के पास में भेजते थे सैनिक सहायता के लिए। लेकिन अलाउद्दीन ने जो है केंद्र की तरफ से सैनिकों की भर्ती की और स्थायी सेना की जरूरत महसूस की। अब सैनिकों को केंद्रीय खजाने से सीधा नकद वेतन मिलने लगा था। अलाउद्दीन का दूसरा सैनिक सुधार यह था कि उसने विशाल और स्थायी सेना का गठन किया। उसकी सेना में लगभग 4,75,000 सैनिक थे। तीसरा अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया कि उसने घोड़ों को और सैनिकों को निरीक्षण के समय दोबारा प्रस्तुत करने से रोकने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो परिपाटी है उसको शुरू किया, ताकि घोड़े और सैनिक बार बार निरीक्षण के समय एक ही सैनिकों को एक ही जैसे घोड़े को दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सके। इसके लिए उसने घोड़ों के ऊपर निशान बनाने की, उनको दागने की जो है प्रथा चलाई। इसके बाद में अलाउद्दीन का अगला सैनिक सुधार ये था कि उसने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया। एक सैनिक को एक घोड़े व आवश्यक सामान के लिए 234 टन का वार्षिक वेतन दिया जाता था, जबकि 2 घोड़े रखने वाले सैनिक को 78 टन का अतिरिक्त दिया जाता था। इसे 2 अस्पा और 1 अस्पा का नाम दिया गया। अलाउद्दीन का 5वां सैनिक सुधार ये था कि उसने दीवान आरिज द्वारा समय समय पर और युद्ध से पहले सेना के कठोर निरीक्षण की व्यवस्था की। साथ ही सैनिकों के अस्त्र शस्त्र आदि पर भी उसने पूरा ध्यान दिया। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की, जिसमें उसके बाजार नियंत्रण के सुधार हैं, उनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले बाजार नियंत्रण के विविध पहलुओं को जानना जरूरी होगा कि बाजार नियंत्रण के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन बातों पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन के इस बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य था वो सबसे पहले उसके उद्देश्य को ध्यान रखना जरूरी है कि इस बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था। दूसरा, ये बाजार व्यवस्था जो है या दिल्ली में लागू की गई या फिर दिल्ली के जो बाहरी प्रांत थे उनमें भी लागू की गई, इस बात का अध्ययन करना, जानना जो है वो भी जरूरी है। तीसरा जो ये पहलू बाजार नियंत्रण व्यवस्था का ये है कि इसका जो है इसके द्वारा अलाउद्दीन का उद्देश्य जो है साबित हुआ या इसमें वो असफल हुआ। तो इन बातों का अध्ययन हम बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। जहाँ तक अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के उद्देश्यों की बात है तो निश्चित रूप से, जैसे कि बर्नी ने भी लिखा है, विशाल स्थायी सेना के रख रखाव के लिए ही बाजार नियंत्रण लागू किया गया। चूंकि अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमणों और साम्राज्य विस्तार के लिए विशाल स्थायी सेना रखी थी, जिससे आर्थिक भार बहुत पड़ गया था सरकारी खजाने पर। चूंकि राज्य सैनिकों को बहुत ज्यादा नकद वेतन नहीं दे सकता था, इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था की कि कम वेतन में भी सैनिक आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। और इसके लिए उसने दैनिक उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं थी, जैसे अनाज है, दालें हैं, शक्कर, घी, तेल, कपड़े हैं, घोड़े हैं, दास दासी हैं आदि के भाव साधारण बाजार की तुलना में कम निर्धारित किए, जिससे सैनिकों का कम वेतन में भी आराम से गुजारा हो सके। उसने अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार कायम कर दिए, जैसे कपड़ा बाजार, सब्जी बाजार, दास दासी बाजार आदि। कपड़ा बाजार जो है सराय दल में बनाया गया था। उसने अनाज को इकट्ठा करने के लिए विशाल गोदाम बनाए, ताकि आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में संग्रह किया जा सके, आवश्यकता के समय इसको बांटा जा सके। उसने खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में लगान की वसूली के आदेश दिए। साथ ही राजधानी के आसपास के क्षेत्रों से भी अनाज के रूप में लगान वसूल किया जाने लगा।
बाजार नियंत्रण व्यवस्था में किसानों से अनाज खरीदने के लिए का जो काम है वो जो है परमिटधारी व्यापारियों को दिया गया था। अन्य व्यक्ति किसानों से अनाज नहीं खरीद सकते थे, उनको इस बात की अनुमति नहीं होती थी। राजधानी के दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनसे अनाज लाने के लिए बंजारों को राजधानी के पास में बसाया गया था। अर्थात बंजारे भी जो है अनाज को राजधानी में लाने का कार्य करते थे। जिन व्यापारियों के पास पूंजी नहीं होती थी उन्हें राज्य की तरफ से ऋण दिया जाता था व्यापार करने के लिए। संपूर्ण बाजार व्यवस्था के नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग स्थापित किया और इसको दीवान रियासत का नाम दिया। शहनाई मंडी इसका मुख्य अधिकारी बनाया गया। अनाज बाजार का अधिकारी बरीद मंडी कहा गया। अब हम बात करेंगे कि इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था में जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है ये अलाउद्दीन की दिल्ली में लागू की गई या फिर दिल्ली के बाहर लागू की गई। डॉक्टर इस बात पर विद्वान में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये केवल दिल्ली में लागू की गई, कुछ विद्वानों के अनुसार ये समस्त साम्राज्य में है, वहाँ पर भी लागू की गई। डॉक्टर के.एस. लाल जो हैं वो खिलजी वंश का इतिहास में कुछ तर्कों के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है केवल दिल्ली में ही लागू की गई, दिल्ली के बाहर लागू नहीं की गई थी। इसके बारे में वो पहला तर्क ये देते हैं कि शहनाई मंडी जैसे अधिकारी केवल दिल्ली में ही नियुक्त किए गए थे, अन्य जगह ये अधिकारी नियुक्त नहीं थे, अतः ये व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी। दूसरा, व्यापारियों और दुकानदारों को दीवान रियासत में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था तथा दिल्ली में रहने के लिए अब उनको करार करना पड़ता था व्यापारियों को कि वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, केवल दिल्ली में ही व्यापार कर सकते थे। तीसरा, बर्नी ने सराय या दल में स्थित कपड़ा बाजार का जो विवरण दिया है उससे स्पष्ट है कि दिल्ली के बाहर रेशमी कपड़ा दिल्ली के भावों से 4-5 गुना दाम में बिकता था, यानी दिल्ली से बाहर कपड़ा महंगा बिकता था और दिल्ली में उसके दाम कम थे। चौथा, बर्नी ने तस्कर व्यापार का उल्लेख किया है कि व्यापारी दिल्ली के से कम कीमत पर सामान खरीद करके बाहर ऊंचे दामों पर बेचते थे। इससे स्पष्ट है कि बाहर जो है मूल्य नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली सफल रही। जिस उद्देश्य के लिए उसे लागू किया गया था वह उद्देश्य उसका पूरा हो गया। विशाल सेना का रख रखाव इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि किसानों पर दोहरी मार पड़ी। इससे एक तो उन्हें उपज का 50% देना पड़ा, दूसरा अनाज भी निर्धारित कीमत पर ही व्यापारियों को बेचना पड़ता था। साधारण जनता को इस बाजार नियंत्रण से कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापारियों को भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें नियंत्रित दर पर ही अनाज खरीदना पड़ता था और नियंत्रित दर पर ही बाजार में उसको बेचना पड़ता था। इस प्रकार अलाउद्दीन की ये व्यवस्था है उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई थी।